प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ नंबर 12 संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत पाठ से गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? तो इसका उत्तर है बेटाओ, भारत एक बहुसंस्कृति वाला बहुभाषी राष्ट्र भी है। बहुसंस्कृति वाला बहुभाषी, बहु यानी बहुत सारी भाषाओं वाला राष्ट्र भी है। भाषा की यह बहुतायत निश्चित ही कभी कभी समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। यह स्थिति संविधान निर्माण के समय उत्पन्न हुई। संविधान सभा में इस संदर्भ में अनेक तर्क वितर्क दिए गए। इस समय भाषा की समस्या सुलझाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। नंबर 1, हिंदुस्तानी भाषा। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया कि हिंदुस्तानी को ही राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया जाए। किसको? हिंदुस्तानी को। यह भाषा हिंदी तथा उर्दू का सम्मिलित रूप थी। हिंदुस्तानी किसका रूप थी? हिंदी और उर्दू का। इस समय हिंदू तथा मुसलमानों का मानना था कि राष्ट्रभाषा का दर्जा न तो हिंदी को मिले और न ही उर्दू को। यहाँ मध्यम मार्ग हिंदुस्तानी भाषा थी, जो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विभिन्न शब्दों में बनी थी। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि देश की राष्ट्रीय भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी देशवासियों की पहुंच में हो। नंबर 2, गांधी जी का मत। 20वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदुस्तानी भाषा धीरे धीरे बदल रही थी। स्वतंत्रता का संघर्ष जैसे जैसे तीव्र होने लगा, वैसे वैसे सांप्रदायिक टकराव भी बढ़ने लगा। किंतु दुर्भाग्य से हिंदी तथा उर्दू के मध्य खाई बढ़ती जा रही थी। गांधी जी की आस्था अभी भी हिंदुस्तानी भाषा में बनी हुई थी। नंबर 3, नवीन सूत्र का उद्भव। संविधान की एक भाषा समिति भी थी, जिसे राष्ट्र की भाषा में गहन अनुसंधान करना था। इससे गहन अनुसंधान के उपरांत एक नवीन सूत्र दिया। नंबर 4, धुलेकर का समर्थन। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य आर.बी. धुलेकर ने हिंदी के समर्थन में अत्यधिक प्रयास किया। जब किसी ने कहा कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों को हिंदी नहीं आती, इस पर धुलेकर बोले, जो सदस्य हिंदी नहीं समझते उन्हें संविधान सभा की सदस्यता के अयोग्य माना जाए, उन्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। इस कथन पर हंगामा खड़ा हो गया। नेहरू जी के हस्तक्षेप से शांति स्थापित हो सकी। नंबर 5, भाषा समिति का सुझाव। भाषा समिति का यह सुझाव था कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। किंतु समिति ने इस सूत्र की घोषणा नहीं की। यहाँ बीच का मार्ग सुझाया गया कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। समिति का सुझाव था कि प्रथम 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत को अपनी एक स्वतंत्र भाषा के चयन का अधिकार होगा। प्रश्न नंबर 2 बेटाओ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 3, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 मुंबई में।
प्रश्न नंबर 4, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है बेटाओ बी.एन. राव। बी.एन. राव। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान निर्माण में किन्हीं दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका आंसर है बेटाओ, एक तो बी.एन. राव, एस.एन. मुखर्जी। बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी। प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया था? तो बेटा इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 7, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? तो बेटा इसका आंसर है, महात्मा गांधी का मानना था कि ऐसा करने से यह समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएगा। ऐसा करने से यह समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रत्यक्ष निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। संविधान सभा में यह किसने कहा? प्रत्यक्ष निर्वाचिका एक ऐसा विषय जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। संविधान सभा में यह किसने कहा था? तो इसका आंसर है बेटाओ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न नंबर 9, भारत की संविधान सभा ने केंद्र सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया? भारत की संविधान सभा ने केंद्र सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया? अथवा भारतीय संविधान में विषय की 3 सूचियां और अनुच्छेद 356 का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान में विषयों की 3 सूचियों और अनुच्छेद 356 का उल्लेख कीजिए। संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूची बनाई गई। कितनी सूची? 3। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, केंद्रीय सूची। इस सूची के समस्त विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन रखे गए। किसके अधीन? केंद्र सरकार के अधीन। नंबर 2, राज्य सूची। इस सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अधीन रखे गए। किनके? राज्य सरकारों के। नंबर 3, समवर्ती सूची। इस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने वाले प्रावधान। अन्य संघों की तुलना में अधिक विषयों को केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया। अन्य संघों की तुलना में अधिक विषयों को केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया। नंबर 2, समवर्ती सूची में भी राज्यों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत सारे अधिक विषय रखे गए। समवर्ती सूची में भी राज्यों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत अधिक विषय रखे गए। नंबर 3, खनिज पदार्थों एवं आधारभूत उद्योगों पर भी केंद्रीय सरकार को ही नियंत्रण प्रदान किया गया। खनिज पदार्थों एवं आधारभूत उद्योगों पर भी केंद्रीय सरकार को ही नियंत्रण प्रदान किया गया। नंबर 4, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार प्रदान किया गया।